दोस्तों आज की जो कहानी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही भयानक कहानी है, बहुत ही दर्दनाक कहानी है, बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है। दोस्तों आज ये कहानी आप लोग सुनने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो जाएँगे क्या वाक़ई में किसी के साथ ऐसा हो सकता है? लेकिन दोस्तों एक शिकायत है आपसे, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट कर दीजिए। कमेंट में ये बताइए कि आप भारत के किस जगह से हमारा वीडियो देख रहे हैं ताकि हमें भी पता चले कि हमारी यूट्यूब फैमिली किस-किस जगह से है। दोस्तों ये कहानी एक 18 साल की लड़की की है, जो कि एक अपने रिश्तेदार के यहाँ जाती है और वहाँ से 2-3 महीने के बाद वापस आने पर उसके स्तन से दूध का स्राव होने लगता है और वो अपना ये स्तन जो है वो छुपाती रहती है, लेकिन छुपाते-छुपाते उसे इंफेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के बाद उसे जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तो डॉक्टर भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वाक़ई में क्या 18 साल की लड़की के साथ में ऐसा हो सकता है? और ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है? और ये सारी कहानी जान करके आप परेशान हो जाएँगे। लेकिन दोस्तों आइए इस कहानी को जानते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी जो है अयोध्या ज़िले की है। अयोध्या में एक मनोज नाम का लड़का होता है, जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल होती है। वो एक लोकवाणी सेवा केंद्र खोल रखा था, वो अपना काम कर रहा था। उसे एक 20-22 साल की लड़की होती है, जिसका नाम कौशल्या होता है। उससे उसको प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। दोनों अपने-अपने घर शादी की बातचीत करते हैं, लेकिन दोनों के घर वाले इस शादी के खिलाफ होते हैं। लेकिन दोस्तों वो दोनों के घर वालों के खिलाफ होने के बावजूद उन दोनों ने अयोध्या में ही मंदिर पर जाकर के शादी कर ली और शादी जब कर ली, दोनों अपने घर गए, तो दोनों के परिवार वाले उन्हें रखने से मना कर देते हैं। अब दोस्तों ये करते तो क्या करते? मनोज पढ़ा-लिखा लड़का था, वो लखनऊ चला जाता है। लखनऊ में जा कर के एक फैक्ट्री होती है, वहाँ पे वो काम करने लगता है, उसको 20-22 हज़ार रुपए सैलरी मिलने लगती है। दोस्तों अब लगभग 7 से 8 महीने का वक़्त बीत जाता है। कौशल्या जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों प्रेग्नेंट जब होती है, वो इस बीच में धीरे-धीरे अपने माँ से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है। पहले तो इसकी माँ जो होती है, वो बात नहीं करना चाहती, लेकिन कहते हैं कि माँ कब तक नाराज़ रहेगी, वो बार-बार फ़ोन करती रहती है। धीरे-धीरे जो उसकी माँ होती है, वो धीरे-धीरे बातचीत करना स्टार्ट कर देती है और जो कौशल्या होती है, उसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम सुलेखा होती है, वो भी बातचीत करना स्टार्ट कर देती है। अब दोस्तों लगभग उसको प्रेग्नेंट हुए 6 से 7 महीने हो गए थे। एक दिन जो कौशल्या की माँ होती है, वो अचानक लखनऊ पहुँच जाती है अपनी बेटी से मिलने के लिए। पहुँचती है तो अपनी बेटी से मिलती है, दोनों एक दूसरे के गले मिल कर के फूट-फूट कर रोते हैं और एक दूसरे से अपना सुख-दुःख बाँटती हैं। दोस्तों फिर लगभग जब उसके माँ का जाने का वक़्त होता है, तो वो कहती है माँ रुक जाओ, वो कहती है नहीं, रुक नहीं सकती क्योंकि मैं बहाने बनाकर आई हूँ, तुम्हारे पिताजी को ये नहीं पता कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अगर उनको पता चल जाएगा, तो सारा घर सर पे उठा लेंगे और मेरा जीना दुश्वार कर देंगे। तो इसलिए मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। हाँ, ये आती रहूँगी, मिलती रहूँगी। जो कौशल्या होते कहती माँ मुझे काम करने में तकलीफ़ होती है, क्यों ना सुलेखा को भेज दो, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कहती है मैं किसी तरह से तो मैं आई हूँ और सुलेखा को भेज दूँगी, तो हम दोनों का घर से निकासी हो जाएगा, तो ये तो तुम भूल ही जाओ। अब ये सब कह कर के उसकी माँ जो है वो वापस अयोध्या चली आती है। अयोध्या आने के बाद सुलेखा जो होती है अपनी माँ से अपनी दीदी की हाल-चाल पूछती है। हाल-चाल पूछते वक़्त उसकी माँ की ज़ुबान से निकल जाता है कि सुलेखा तुझे बुला रही थी। कह रही थी सुलेखा को भेज दो, मुझे काम करने में बहुत तकलीफ़ होती है। सुलेखा कहती है माँ मुझे भेज दो, दीदी को बहुत तकलीफ़ होती होगी और अब उनका धीरे-धीरे टाइम भी आ रहा है।
तो क्यों ना मुझे भेज दो, पिताजी से बात करो। कहती है ठीक है, बात करूँगी, देखूँगी। दोस्तों, वो अपने आदमी से बात करती है। उसका जो आदमी होता है वो काफ़ी नाराज़ होता है, लेकिन वो हार नहीं मानती, वो बातचीत करती रहती है 1 बार, 2 बार, 3 बार। लेकिन जब 4-6 बार बात करती है तो कहीं न कहीं उनको भी थोड़ा नरम होना पड़ता है और वो मान जाते हैं। कहते हैं भेजूँगा, लेकिन जिस दिन वो बच्चा पैदा हो जाएगा, उसी दिन सुलेखा को वापस आना पड़ेगा। वो कहती है ठीक है। सुलेखा अब जो है वो अपने दीदी के घर पहुँच जाती है, यानी उसके कमरे पर लखनऊ पहुँच जाती है। अब दोनों रहने लगती हैं। टाइम आता है, सुले कौशल्या जो होती है उसको एक प्यारा-सा बेटा जन्म लेता है। बेटे का नाम जो सुलेखा थी वो पराग रखती है। अब दोस्तों, लगभग 1 हफ्ता बच्चा पैदा होने के बाद जो सुलेखा थी वो रहती है अपने दीदी के पास। इस बीच में जो पराग था उसका जितना भी काम था, टट्टी पेशाब, उसको तेल लगाना, नहलाना, काजल लगाना, जो भी सारा काम था वो सुलेखा ही करती थी, अपनी दीदी को कुछ भी नहीं करने देती थी। उसका काम था सिर्फ़ पराग को दूध पिला देना, उसके आगे उसको कुछ नहीं करने देती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसकी माँ पहुँच जाती है और सुलेखा को अपने घर वापस अयोध्या ले आती है। अब दोस्तों, 6 महीने बीत जाता है। अब जो पराग था वो लगभग 7 महीने का हो जाता है। इधर जो सुलेखा थी उसका तबीयत लगभग 4-5 महीने से थोड़ा खराब रहने लगी थी, और जो मनोज था उसको मेडिकल से कहीं न कहीं दवा लाकर देता रहता था, आराम मिलता रहता था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती थी। अचानक उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। अब जब इस हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है, तो सुलेखा को माँ-बाप को भी फ़ोन करता है, ऐसी-ऐसी बात है। आनन-फानन में ये तीनों लोग अ, हॉस्पिटल पहुँचते हैं लखनऊ। वहाँ पे पहुँचते हैं तो जो सुलेखा होती है अपने पिताजी को देख कर के फूट-फूट कर रोने लगती है। कहती है पिताजी मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी बात नहीं मानी और आपके खिलाफ जाकर के मैंने शादी की है। और मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि चंद दिनों की मेहमान हूँ, ये नहीं पता मैं कब इस दुनिया को छोड़ कर के चली जाऊँ। सुलेखा के जो पिताजी होते हैं, कौशल्या के पैर को पकड़ कर के और फूट-फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं बेटी मुझे माफ़ करना, मैंने तुझे समझ नहीं पाया और मुझे माफ़ कर देना। कौशल्या के जो पिताजी होते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं जितना भी पैसा लगे मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी का जान बचा लो। डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते हैं, कहते हैं जितना भी मेरे हाथ में था मैंने किया, अब नामुमकिन है उसका बचना। कितने दिन रहती है ये मुझे भी नहीं पता। दोस्तों, 2 से 3 दिन का वक्त गुजरता है, जो कौशल्या थी इस दुनिया को छोड़ कर के वो चली जाती है। दोस्तों, कौशल्या के जो पिताजी होते हैं, इतने गुस्सा होते हैं कि वो मनोज को मारने तक लगते हैं। कहते हैं ये सब तेरे कारण हुआ है, अगर तूने दवा करवाया था समय से, सही से, तो शायद आज मेरी बेटी ज़िंदा होती। अगर तू दवा नहीं करवा सकता था तो उससे शादी क्यों किया? ये सारी चीज़ें होती है। अब दोस्तों, जो मनोज था वो गुस्सा होता है, वो कहता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ सब लोग, मुझे अकेला छोड़ दो। और दोस्तों, वो ले जा कर के अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है। करने के बाद अपने कमरे पर आ जाता है। अब जो पराग था वो लगभग 7 महीने का हो चुका था। कहीं न कहीं कुछ न कुछ बाहर से खाने के लायक हो चुका था। लेकिन न 90% जो उसकी ज़रूरत थी वो दूध से पूरा होता था, लेकिन अब दूध तो मिलने से रहा। अब कहीं दाल का पानी, जूस, खिचड़ी वगैरह, दलिया वगैरह यही सब से उसका पेट भरना था। लगभग 2 से 3 दिन का वक़्त बीतता है। अचानक जो सुलेखा है, कौशल्या की बहन, वो अचानक कमरे पर आ जाती है। उसको देख कर के जो मनोज था वो चौंक जाता है, और तभी उसका जो मनोज का फ़ोन है वो बजता है। फ़ोन उसकी सास का था। वो पूछती है, कहती है कि सुलेखा पहुँच गई क्या? कहता है हाँ, अभी तुरंत पहुँची ही है। कहती है ठीक है, उसका ख्याल रखना, यहाँ से लड़ाई झगड़ा करके गई है। उसके पिताजी ने उसको मारा भी, पीटा भी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो कहती रही मैं पराग के पास जाऊँगी, उसका देखभाल कौन करेगा? तो उसका ख्याल रखना।
अब दोस्तों जो मनोज था वो सुलेखा से कहता है जब तुम्हारे पिताजी मना कर रहे थे तुम्हें आने की ज़रूरत क्या थी? तो जो सुलेखा थी वो कहती है तुम क्या चाहते हो कि जैसे दीदी मर गई वैसे ये बच्चा भी मर जाए? मनोज के आँखों से आँसू गिरने लगते हैं। लेकिन जो सुलेखा थे उसके जो शब्दों के बाढ़ थे वो बंद होने का नाम नहीं लेते। कहती है तुम्हारे कारण मेरी दीदी मर गई, अगर तुमने समय से दवा करवाया होता, सही ढंग से दवा करवाया होता तो शायद आज मेरी दीदी ज़िंदा होती। अब मनोज जो था वो एक कोने में जा कर के उस कमरे में फुट-फुट कर रोने लगता है। दोस्तों जो सुलेखा थी वो मनोज से बातचीत नहीं करती थी। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो जो पराग था उससे खेल-खेल में खिलाते हुए और कहती थी अपने पापा से बोल देना ये ख़त्म है, वो ख़त्म है, ये लाना है, वो लाना है, जो भी ज़रूरत थी, लेकिन कभी अपने लिए कोई फ़रमाइश नहीं करती थी। अब दोस्तों ये जो मनोज होता है वो सुन लेता है और सुनने के बाद सुलेखा जितना भी सामान कहती वो लेकर चला आता है। दोस्तों लेकिन जो सुलेखा थी वो उससे बातचीत बिल्कुल नहीं करती। आता था खाना देती थी, पानी देती, उसके लिए नाश्ता बनाती, टिफ़िन तैयार कर देती, लेकिन उससे कभी बात नहीं करती थी। एक दिन मनोज जो था वो मायूस चेहरे से कमरे में एंट्री करता है शाम को और अपने बेटे के पास बैठता है, कहता है बेटा अपनी मौसी से कह देना कि जैसे तुम्हारी माँ मर गई वैसे तुम्हारे पापा भी अब इस दुनिया से चले जाएँगे, क्योंकि तुम्हारे पापा को कैंसर हो गया है। ये सुन कर के जो सुलेखा होती है वो चौंक जाती है और खड़े-खड़े वहीं पे गिर जाती है, कहती है तुम्हें कैसे पता चला, तुमने कहाँ चेकअप करवाया? और वो रोने लगती है। जब वो रोने लगती है तो उसको चुप करवाता कहता है चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे वो कहता है मैं मजाक कर रहा था, जो सुलेखा होती है वो उसको अपने दोनों हाथों से मारने लगती है, कहती है ऐसा मजाक क्यों करते हो? अब दोस्तों उसी दिन से इन दोनों की जो नाराज़गी थी वो ख़त्म हो जाती है, उन दोनों का जो रिश्ता था वो नॉर्मल हो जाता है, अब ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों एक दिन जो पराग था वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। पड़ोस में एक महिला होती है, उसका भी बच्चा उतना ही बड़ा था। वो महिला उसको रोते हुए देखकर आती है और पराग को उठाती है, उठाने के बाद अपना दूध पिलाने लगती है। जो पराग था वो दूध पीते-पीते सो जाता है और सोने के बाद जब वो दोबारा उठता है तो एकदम खेल रहा होता है, चहक रहा होता है। सुलेखा सोचती है कि काश दीदी अगर आज ज़िंदा होती तो मेरा बेटा भी ऐसे ही हर दिन खेलता चहकता। अब उस दिन से जो सुलेखा थी वो अपना जो स्तन था रात में पराग को लेकर के सोती थी। जब रात को वो रोता था, चिल्लाता था तो धीरे-धीरे वो अपना जो स्तन होता है, जो उसके दूध का नप्पल होता है वो पराग के मुँह में डाल देती। पहले तो बड़ा अटपटा लगता, गुदगुदी लगती है, अजीब लगता, लेकिन धीरे-धीरे उसकी आदत पड़ने लगी। और दोस्तों देखिए कुदरत का करिश्मा कि कुछ हफ्तों बाद उसके स्तन से धीरे-धीरे हल्का-हल्का दूध का स्राव होने लगता है। दोस्तों अब लगभग पराग जो है 1.5 साल का हो जाता है और उतने दिनों में जो सुलेखा थी उसके स्तन से इतने दूध का स्राव होने लगता है कि उसका पेट नहीं भरता, लेकिन उसको कहीं न कहीं आराम ज़रूर मिलने लगता है। लेकिन अचानक दोस्तों जो सुलेखा की माँ होती है वो उसको लिवाने आ जाती है और इस बीच में जो सुलेखा थी उसका लगाव पराग से बहुत ज़्यादा हो चुका था और पराग के साथ-साथ में उसका लगाव मनोज से भी कहीं न कहीं हो गया था। अब वो उन दोनों को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी में उसको वापस अयोध्या आना पड़ता है। अब दोस्तों जब वो अयोध्या आ जाती है, उसके 2 दिन बाद उसको स्तन से हल्का-हल्का दूध बहना स्टार्ट होता है और उसके बाद दोस्तों वो देखती है कि उसका जो कपड़ा है वो थोड़ा-थोड़ा भीगने लगा। अब उसको अपने दुपट्टे से ढकती है, ढक कर रखती है और उसके बाद सोचती है कि ऐसा ये क्यों करती है। लगभग 4 से 5 दिन बीत जाता है, उसको हल्का-हल्का बुखार आने लगता है। लगभग 1 हफ्ते का जब वक़्त बीत जाता है, वो काफ़ी बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ने के बाद फैज़ाबाद में वो लेकर जाती है। एक महिला डॉक्टर होती हैं, उसको दिखाती हैं।
जब महिला डॉक्टर उसको चेकअप करती है तो उसका महिला डॉक्टर जो होती है उसके पैरों तले से दोस्तों ज़मीन खिसक जाती है। वो सोच भी नहीं सकती कि 18 साल की 19 साल की जो लड़की है उसके साथ में ऐसा हो सकता है। दोस्तों वो वापस उसकी माँ के पास आती है और कहती है आपकी बेटी के साथ में कहीं न कहीं गलत हुआ है, चाहे वो ज़बरदस्ती हुआ है या रज़ामंदी से हुआ है, लेकिन उस आपकी बेटी के साथ में गलत हुआ है। अब दोस्तों उसकी जो माँ है, वो तुरंत मनोज को फ़ोन लगाती है, कहती है कि तुमने मेरी एक बेटी का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, वो इस दुनिया से चली गई है और मेरी दूसरी बेटी का भी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। तुम्हें ये सब करके क्या मिला? तुम अभी के अभी फैज़ाबाद में हॉस्पिटल में आओ। मनोज कुछ समझ पाता, इससे पहले पूछ पाता, वो फ़ोन काट देती है हॉस्पिटल का नाम बता करके। मनोज जो था वो अपने बेटे को लेकर के और तत्काल में ट्रेन पकड़ता है और फैज़ाबाद पहुंच जाता है। जो उसकी माँ होती है वो डॉक्टर से कहती है पुलिस को फ़ोन कीजिए, लेकिन डॉक्टर मना करती है, कहती है नहीं पुलिस को फ़ोन मत कीजिए, मैं जो है पहले पूछती हूँ, बात करती हूँ, फिर उसके बाद जो भी करना होगा आप कीजिएगा। दोस्तों जो महिला डॉक्टर होती है मनोज को एक साइड में ले जा करके पूछती है, कहती है तुमने जिस बच्चे के लिए उस बेटी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने ऐसा उसके साथ क्यों किया? वो कहता है डॉक्टर साहब मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रही हैं। तब जो डॉक्टर होती है वो खुल के कहती है, तो जो मनोज होता है वो कहता है डॉक्टर साहब आप मेरा विश्वास कीजिए मैंने कभी उसको हाथ तक नहीं लगाया है। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ। क्या आपने सुलेखा से बात किया? तो डॉक्टर कहती नहीं उससे बात करने की क्या ज़रूरत है, जो था सामने था, दिख रहा था। तो कहता है नहीं एक बार आप उससे बात करके सामने से देखिए तो। अब डॉक्टर जो होती है वो सुलेखा से जाकर बात करती हैं। जब सुलेखा से बात करती हैं, तो जो सुलेखा होती है वो सारी कहानी बयाँ करती है। अब दोस्तों जो मनोज था वो दौड़ करके सुलेखा के पैरों में गिर जाता है, कहता है कि तुमने मेरे बच्चे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपनी ज़िंदगी खराब कर ली। अब दोस्तों ये वो नज़ारा जो था वो देख करके डॉक्टर भी रोने लगती है और उसकी माँ भी रोने लगती है, जो डॉक्टर के जितने भी स्टाफ होते हैं वो सब रोने लगते हैं। दोस्तों अब उसके बाद जो सुलेखा होती है अपनी माँ से कहती माँ मुझे पराग से दूर मत करो, मैं पराग के बिना नहीं रह पाऊंगी और अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहीं ना कहीं मनोज के बगैर भी नहीं रह पाऊंगी। हालांकि मनोज को इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन माँ मुझे कहीं ना कहीं मनोज से प्यार हो गया है और मनोज के बिना भी मैं नहीं रह पाऊंगी। माँ जो उसकी होती काफ़ी नाराज़ होती है, कहती है मेरी एक बेटी चली गई है और मैं दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहती। तो जो सुलेखा होती है पढ़ी लिखी लड़की थी, वो कहती है माँ अगर मेरी मौत ही लिखी होगी, मेरी ज़िंदगी में जितना दिन मुझे जीना होगा मैं जीऊँगी। अगर मेरी शादी कहीं दूसरी जगह कर दोगी और मेरी ज़िंदगी 6 महीने की होगी तो मैं 6 ही महीना जीऊँगी, मुझे दूसरी जगह शादी करने से बचा नहीं पाओगे। अब दोस्तों मनोज और सुलेखा जो होते हैं वो अपने सास ससुर को, वो अपने माँ बाप को, ये दोनों ही अपने परिवार को मनाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार 5-6 महीने के बाद दोनों परिवार राजी हो जाते हैं, ना कि सिर्फ इन दोनों के लिए बल्कि पराग के लिए, क्योंकि एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। और दोस्तों इन सुलेखा और मनोज की शादी 2025 फरवरी महीने में धूमधाम से करते हैं और अब ये दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी से बिता रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।